हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स तक कंप्लीट कर लिया है। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है फंडामेंटल राइट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर्स देखने हैं तो आप पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। उन सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तो सभी जो वीडियोस हैं लेक्चर्स के वो आपको मिल जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपीज। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होता है कि अगर जब भी हमारा स्टेट, मतलब जब भी हमारा इंडियन स्टेट कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ बनाएगा तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर्टिकल 37 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। दीज आर द पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है इन द सेंस कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि हमारे स्टेट को लॉ बनाते वक्त, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स थे हमारे वो थी नेगेटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि स्टेट शेल नॉट बी, मतलब स्टेट ये नहीं कर सकता, उसमें स्टेट को मना ही थी। लेकिन ये हैं पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, मतलब इसमें स्टेट ये कर सकता है। स्टेट को पॉलिसी या लॉ बनाते वक्त डीपीएसपीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं डीपीएसपीज है आर्टिकल 37 से 51 तक, लेकिन इन द रियलिटी ये आर्टिकल 38 से हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 में क्या है वो हम अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या हो रहा है, यहीं देख लेते हैं हम। ये आर्टिकल जो 36 है उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आर्टिकल 12 में भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी थी। वहीं ऐसा ही डीपीएसपीज में आर्टिकल 36 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट को डिफाइन किया है। अब वो डेफिनेशन कौन सी है? वो डेफिनेशन वही है जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ी थी। मतलब जो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन है स्टेट की, वही आर्टिकल 36 पे अप्लाई होती है। तो जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे ही अप्लाई होती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें पता है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने भी ये जो डीपीएसपीज हैं वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। मतलब हमने कहाँ से बोरो किया? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, लेकिन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं फंडामेंटल राइट, सॉरी डीपीएसपीज। अब डीपीएसपीज क्या कहते हैं? तो डीपीएसपी डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। डीपीएसपी जब स्टेट हमारा कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ बनाता है तो उसके लिए आइडियल सेट कर देता है कि स्टेट किस प्रकार से कौन से लॉ बनाए और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखे, उसके लिए हमारे डीपीएसपीज हैं। DPSP has emerged along with the emergence of the constitutional form of government. DPSP जब constitutional form of government का emergence हुआ तभी DPSP emerge हुई। अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे डीपीएसपी का टू स्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, मतलब एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव है, ना कि एक लेजिस्फेयर स्टेट का। अब लेजिस्फेयर स्टेट जैसे कि यूएसए में है, हमारे इंडिया में लेजिस्फेयर स्टेट नहीं है, हमारे इंडिया में है वेलफेयर स्टेट। लेजिस्फेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? द स्टेट डजंट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन स्टेट में ये है कि भाई सबको वेल्थ वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके पास इक्वली हो, सबके वेलफेयर के लिए काम करे। लेकिन जो लेजिस्फेयर स्टेट होते हैं उसमें जो स्टेट है वो इंडिविजुअल पर्सन के इकोनॉमिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीपीएसपीज, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जो डीपीएसपीज है वो नॉट जस्टिसिएबल है। नॉट जस्टिसिएबल इन द सेंस कि अगर किसी डीपीएसपी के लिए गवर्नमेंट ने या स्टेट ने कोई पॉलिसी या कोई लॉ नहीं बनाया तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इनको लागू करने के लिए टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आज कहा और लागू हो गए, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल इन नेचर से।
नेचर है। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नॉट जस्टिसेबल मीन्स नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं आर्टिकल 37 क्या बोलता है। आर्टिकल 37 बोलता है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब जो DPSPs हैं वो फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के गवर्नेंस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारा स्टेट बिना किसी गाइडेंस के ही अगर कुछ लॉज या वो बनाने लग जाएगा, पॉलिसीज़ बनाने लग जाएगा, तो लोगों की फंडामेंटल राइट्स या कई राइट्स का वायलेशन हो सकता है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, DPSPs हैं, वो ब्लेंड ऑफ सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का ब्लेंड है। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है भाई, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे, गांधीयन पे, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये जो अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन किया कि भाई सोशलिस्टिक DPSPs हैं, गांधीयन DPSPs, लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSPs हैं, ये जो क्लासिफिकेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने हमारी सुविधा के लिए बना दिया कि भाई कौन से, जिस अब सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल में क्या फ़र्क है, जिनमें सोशलिज्म के बारे में जिन आर्टिकल्स को पढ़ के, जिन DPSPs को पढ़ के हमें लगता है कि इनमें सोशलिस्टिक भावना है, वो सोशलिस्टिक DPSPs हैं। जिनमें गांधी जी की फ़िलोसफी झलकती है वो गांधीयन DPSPs है। जिनमें लिबरल फ़िलोसफी दिखती है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। अब हमने देखा कि हमारे जो DPSPs हैं वो 37 से 51 तक हैं, आर्टिकल 37 से 50। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं, DPSPs हैं, वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आते हैं, कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं और कौन कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 का जो फर्स्ट पार्ट है ये सब हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। अब आपने देखा होगा कि जो 47 आर्टिकल है, 47 का जो पार्ट 1 है वो तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है DPSP का, लेकिन जो 47 आर्टिकल है वो हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। DPSP जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जो भी DPSPs हैं उनको हम 1 by 1 देखेंगे अभी। अब हम देखते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड DPSPs। ठीक है, अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या, बेस्ड ऑन द सोशलिज्म आइडियोलॉजी। जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी उस पर बेस्ड है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसमें 8 DPSPs हैं। पहला है आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 38 क्या बोलता है, to promote the welfare of people by securing a social order permeated by justice, social, economic and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। मतलब ये हमारे स्टेट को डायरेक्शंस है। DPSPs क्या डायरेक्शंस ही तो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई डायरेक्शंस हैं कि अगर जब भी स्टेट कोई लॉ या कोई पॉलिसी बनाएगा तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि सभी को जस्टिस मिले। ऐसा नहीं है कि वो लॉ या वो पॉलिसी किसी के लिए तो जस्टिसेबल है, किसी के लिए नॉन जस्टिसेबल है। वेदर वो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सभी सेंसेस में वो जस्टिसेबल होना चाहिए। और जब भी हमारी स्टेट कोई लॉ या कोई पॉलिसी बनाए तो ये ध्यान में रखे कि जो इनइक्वलिटीज़ हैं, जो लोगों के बीच में असमानताएं हैं वो कम से कम हो, उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस में हो, फैसिलिटीज़ में हो या अपॉर्चुनिटीज़ में। ये एक सिंपल सा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 39। ठीक है, अब आर्टिकल 39 क्या बोलता है। आर्टिकल 39 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि आर्टिकल 39 में और फंडामेंटल राइट्स में कुछ क्लेशेस हैं। जैसे आर्टिकल 39 क्या बोलता है, इसके अंदर इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ABCDEF ऐसे कुछ पार्ट्स हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 39 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 39 बोलता है टू सिक्योर द राइट टू एडवोकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। मतलब सभी को ये राइट दिया जाना चाहिए कि सभी के पास एक रहने के लिए अच्छा साधन हो, सभी सिटीजन्स के। आर्टिकल 39B क्या बोलते हैं, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। मतलब अगर सभी लोगों की अच्छाई के लिए कुछ रिसोर्सेज का सब में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो वो भी सही है। ये डायरेक्शन भी, इसके लिए भी आप लॉ बना सकते हो, मतलब स्टेट उस चीज़ के लिए भी लॉ बना सकते हो।
प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वेल्थ एंड मीन्स का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए एक जगह। पहले के टाइम में आपको पता था, जैसे ज़मींदार वगैरह होते थे, सारी ज़मीन वगैरह वो खुद ही कॉन्सेंट्रेट करके रखते थे। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाना चाहते थे कि मतलब कंसंट्रेशन ना हो, वो सारी ज़मीन सभी लोगों में इक्वली बांट दी जाए। आर्टिकल 39D क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल पे होना चाहिए फॉर। आर्टिकल 39E बोलता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। कोई भी फोर्सिबल अब्यूज़ है वर्कर्स के खिलाफ या चिल्ड्रन के खिलाफ, तो उसको देखते हुए लॉज या पॉलिसी स्टेट को बनानी चाहिए। आर्टिकल 39F बोलता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना स्टेट का के लिए डायरेक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 39, जब आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C को जब अगर स्टेट इम्प्लीमेंट करता है, तब हमारे आर्टिकल 14 और 19 चले जाते हैं। मतलब जब अगर स्टेट कोई लॉ या कोई पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 और 39C के अंडर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उस वक्त जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 हैं वो चले जाते हैं, और वो एक उस टाइम हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज भी नहीं कर सकते। आर्टिकल जो 39A है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए बात की गई है। आर्टिकल 41 बोलता है टू सिक्योर द राइट ऑफ वर्क, टू राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। हमारा जो स्टेट है वो क्यों ओल्ड एज पेंशन वगैरह बनाता है या क्यों अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी स्कीम या पॉलिसी बनाता है, जैसे नरेगा है, ठीक है, ये क्यों बनाता है? क्योंकि हमारे DPSP स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं कि इन सभी चीज़ के लिए वो पेंशन दें। क्यों वो सिकनेस हेल्थ के लिए बनाता है, क्यों ओल्ड एज लोगों के लिए बनाता है? क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए लॉज या पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। आर्टिकल 42 ये सभी सोशलिज्म को दिखाते हैं। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, मतलब सभी के लिए जस्टिसेबल कंडीशन होनी चाहिए, किसी को भी हजार्डियस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में काम ना करना पड़े। और मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी, अब हमें पता है कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी हमारा स्टेट पॉलिसीज़ और लॉज बना चुका है। आर्टिकल 43 टू सिक्योर ए लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स। सभी मिनिमम जो वेज है, जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है कि एक पर्सन जो है इंडिविजुअल वो मिनिमम वेजेस का हकदार है, लेकिन जो लिविंग वेज है और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स है, ये हमारे DPSPs के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट को ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए जो वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए जिसके अंदर। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो इसमें भी हमारे जो स्टेट है वो अलग अलग पॉलिसीज़ लाता रहता है, जैसे एनीमिया डिफेंसियसी हो जाती है किसी के अंदर, या हेल्थ को देखने के लिए उनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने, जैसे PDS सिस्टम है जिसमें दाल चावल वगैरह सब, तो ये हमारा स्टेट है जो लाता रहता है। अभी तक हमने देखे हैं आज हमने पढ़ा है DPSPs, ठीक है। DPSPs में भी 3 टाइप के हमने देखे हैं कि सोशलिस्ट होते हैं, गांधीयन होते हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स होते हैं। आज हमने पढ़ लिए हैं सोशल, इसके अंदर हमने 8 DPSPs पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे गांधीयन DPSPs, ओके। आज हमने ये भी पढ़ा है कि जो आर्टिकल 39B और 39C जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे दो फंडामेंटल राइट जो अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 आते हैं वो चले जाते हैं, और इनके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 फंडामेंटल राइट को त्यागना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेड्यूल 9 में रखे गए हैं जिनके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम गांधीयन DPSPs पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको यहाँ इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे।